जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज मात्र 15 से 20 मिनट में मैं आपका सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर जीन पियाजे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये दोस्तों सीटेट एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपके सीटेट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि यहां पर मात्र 10 से 15 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। चलिए यहां पर सबसे पहले हम जीन पियाजे का सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और पेशे से ये जंतु वैज्ञानिक थे। तो यहां से आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये पेशे से क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है दोस्तों बच्चों के बारे में, कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान की रचना वह स्वयं करता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से आपके सीटेट में डिक्टो क्वेश्चंस बन जाता है कि ये किसने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और वह अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, किसने कहा है। तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे ने कहा है। तो इस तरीके से यहां से ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों जो जीन पियाजे हैं इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का और शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान का जनक माना जाता है। और दोस्तों इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि 3 सिद्धांत भी दिए हैं। तो वो सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर नीचे हैं। मैं यहाँ पर सीक्वेंस से इन तीनों सिद्धांत को यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं इनके 3 सिद्धांत कौन से हैं। तो दोस्तों पहला जो सिद्धांत है वो भाषा एवं विचार का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत है और तीसरा इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर बात करें कि भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इन्होंने क्या कहा है कि जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा बाद में आती है और विचार पहले आते हैं। यही दोस्तों वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। तो ये दोस्तों भाषा और विचार का सिद्धांत है। नीचे यहाँ पर मैं इसको डिटेल में कवर किया है। चलिए पहले यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद है दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों जीन पियाजे यह मानते थे कि बच्चों का जो नैतिक विकास होता है वो अलग अलग स्टेज में होता है। तो इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर नैतिक विकास को भी हम यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। और तीसरा क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बालकों की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो 4 अवस्थाएं, उनको भी मैं यहाँ पर डिटेल में करने वाला हूँ। तो चलिए पहला देख लेते हैं कि भाषा एवं विचार का सिद्धांत। अब दोस्तों यहाँ पर भाषा एवं विचार का सिद्धांत को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला क्या है कि अहम केंद्रित भाषा, और दूसरा इन्होंने क्या बताया है कि सामाजिकृत भाषा, और दूसरा इन्होंने बताया सामाजिकृत भाषा या फिर सोशलाइज्ड लैंग्वेज। तो पहला देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि इन्होंने कहा है कि अहम केंद्रित भाषा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज भी कहते हैं। दोस्तों जो ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज होती है यह शैशवावस्था में बालक में आती है और यह एक तरफा होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप कैसे समझेंगे कि अहम केंद्रित भाषा होती है शैशवावस्था में, क्योंकि जब बालक जन्म से शैशवावस्था तक पहुंचता है, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो वह अपनी ही बात को रखता है, दूसरे की बात नहीं सुनता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर अहम केंद्रित भाषा हो जाती है और वो अपनी ही बात सुनता है, इसलिए वह एक तरफा हो जाती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि शैशवावस्था में अहम केंद्रित भाषा होती है और वह एक तरफा होती है। अब दोस्तों जो दूसरा है वो है सामाजिकृत भाषा। जीन पियाजे ने सामाजिकृत भाषा को बताया कि बच्चों में जब बच्चे शैशवावस्था से आगे बढ़ जाते हैं तब यह सामाजिकृत भाषा उनमें आती है और यह 2 तरफा होती है। दोस्तों 2 तरफा कैसे होती है, क्योंकि जब बच्चा समाज में सामाजिकृत हो जाता है तो वहाँ पर वह अपनी बात भी दूसरों के सामने रखता है और दूसरों की बातें भी वह सुनता है। तो इसलिए वह क्या हो जाएगा, 2 तरफा हो जाएगी भाषा और सामाजिकृत हो जाएगी। और यह कब होती है, तो शैशवावस्था से आगे होती है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अगर आपको अहम केंद्रित भाषा पूछी जाएगी तो कब होती है, तो शैशवावस्था में होती है। और अगर आपसे सामाजिकृत भाषा पूछ ली जाएगी तो ये शैशवावस्था से आगे होती है और यह 2 तरफा होती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं कि यह जो पियाजे हैं
इन्होंने भाषा एवं विचार का जो सिद्धांत दिया था, इसका जब इन्होंने प्रतिपादन किया तो ये रूसो इंस्टीट्यूट में अध्ययन इन्होंने किया था। उसके बाद में यह भाषा और विचार का सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्योंकि दोस्तों एक रूसो जो है इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद ये भाषा और विचार का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि भाषा और विचार का सिद्धांत के प्रतिपादन में जीन पियाजे ने रूसो इंस्टीट्यूट में इसका अध्ययन किया था, उसके बाद ये दोस्तों सिद्धांत दिया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करा रहा हूँ, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर, चाहे आपका मैथ हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, सीडीपी हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ, तो इसलिए अब आगे देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। अभी मैंने शुरुआत में ही इस वीडियो में बताया था कि पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चों में विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है, इसलिए पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में। तो यहाँ पर मैं आपका कन्फ्यूजन जो है वो पूरा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको यहाँ से किस में विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, तो जीन पियाजे कहते हैं। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा पहले आती, विचार बाद में आता है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि तुम जानवर, एक जानवर हो। ये कोई व्यक्ति अगर किसी से कह दे कि तुम एक जानवर हो, दोस्तों इस वाक्य में यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम वास्तविक जानवर की बात कर रहे हैं या फिर निर्दयी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे कोई निर्दयी व्यक्ति होता है तब भी हम कह देते हैं कि तुम एक जानवर हो क्या। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो निर्दयी व्यक्ति के लिए कह रहा है या एक वास्तविक जानवर की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों में वाक्य या भाषा एक ही होगी। अर्थात यहाँ पर अर्थ भाषा द्वारा नहीं अपितु बोलने वाले के विचार पर निर्भर कर रहा है, अतः विचार भाषा से पहले आएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि तुम एक जानवर हो, तो वहाँ पर उसकी थिंकिंग मैटर करती कि वो किस संक्षेप में यहाँ पर बोल रहा है। तो आपको याद रखना है कि पियाजे क्या कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। उम्मीद है दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि जो जीन पियाजे हैं वो विचार पहले लेकर के आते हैं और भाषा उनकी बाद में आती है, वो ये बताते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ से नोट आपको एक याद रखना है कि जो पियाजे का यह सिद्धांत जो है वो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि भाषा और विचार का सिद्धांत इनका जो है वो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब लैंग्वेज क्या हो जाएगा दोस्तों, भाषा यहाँ पर हो जाएगी, और थॉट मतलब विचार हो जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। दोस्तों इनकी ये बुक है, बहुत प्रसिद्ध बुक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से बिल्कुल याद रखना है। कभी कभी सीटेट में और यूपी टेट में तो बहुत बार ये पूछा गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा इनका जो है सिद्धांत वो पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पर नैतिकता इन्होंने बताया है कि 3 चरणों में बालकों में आती है। कौन कौन से चरण वो होते हैं, तो अभी यहाँ पर हम ए, बी और सी के फॉर्म में यहाँ पर मैंने इसको परिभाषित किया है। तो देख लेते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट में क्या होता है कि जो जीन पियाजे हैं वो मानते हैं कि पूर्व नैतिक अवस्था में जो है बालक में कोई नैतिकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 5 वर्ष में होती, मतलब जन्म से 5 वर्ष तक होती है बालक में, और इसमें बालक में कोई नैतिकता नहीं होती है। जीन पियाजे इसलिए यह मानते हैं कि कोई नैतिकता नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो छोटा बालक होता है, अगर वहाँ पर कोई चींटी जा रही होती है तो वो तुरंत उसके ऊपर पैर रख देता है और चींटी मर जाती है। इसलिए दोस्तों आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि पूर्व नैतिक अवस्था में कोई भी नैतिकता बच्चों के अंदर नहीं होती है। आपको इस तरीके से यहाँ पर याद रखना है। अब बी पॉइंट देख लेते हैं कि परायत्त नैतिकता या फिर नैतिक यथार्थवाद। ये दोस्तों कब आता है, तो 5 साल से 9 साल तक ये रहता है बच्चों में, परायत्त नैतिकता और नैतिक यथार्थवाद। तो नैतिकता निश्चित होती है, इसमें बालक क्या समझता है कि नैतिकता क्या है, निश्चित होती है और इसे बदलना नहीं जा सकता है। जैसे जीव को मारना पाप है, अगर किसी के द्वारा ये बता दिया गया कि जीव को मारना पाप है,
अगर बालक वो 5 से 9 साल के बीच में है तो वहाँ पर उसकी नैतिकता क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है, और वह किसी भी जानवर को या फिर जीव को नहीं मारता है, क्योंकि उसको ये बता दिया गया है कि जीव को मारना पाप है। अब दोस्तों क्या होता है, तीसरी जब अवस्था आ जाती है स्वतंत्र नैतिकता, ये 10 साल से आगे की अवस्था होती है, जैसे कि 15 साल, 20 साल या 30 साल में भी दोस्तों ये स्वतंत्र नैतिकता आ जाती है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये अवस्था इसकी चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, नैतिकता निश्चित नहीं है, यह स्थिति पर निर्भर करती है। जरूरत पड़ने पर नैतिकता बदली जा सकती है। उदाहरण जैसे कि है, जीव को मारना पाप है, यह कहने वाला बालक आगे चलकर सेना में अगर भर्ती हो जाता है तो वहाँ पर क्या करता है कि अगर वो सेना में भर्ती हो गया, अभी तक उसको क्या पता था कि जीव को मारना पाप है जब वो 9 साल का था, अब वो 10 साल का हो गया है या 20 साल का हो गया है और वह सेना में भर्ती हो गया है, तो उसको अब क्या है कि अगर दुश्मन उसकी सेना में सीमा में आते हैं तो वो क्या करता है कि उनको मार देता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि नैतिकता जो है वो बदली जा सकती है, वो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे ये कहते हैं कि जब बच्चा 10 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो वहाँ पर ये समझने लगता है कि नैतिकता क्या है, निश्चित नहीं है, वह ज़रूरत पड़ने पर बदली जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल से, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने लिए थे, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। क्योंकि दोस्तों पियाजे काफ़ी टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, यहाँ पर मैंने इतने एग्जाम्पल ले लिए हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी वो इससे भी अच्छी दोस्तों होने वाली हैं, इससे भी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरी अवस्था दोस्तों, इनका जो सिद्धांत है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ऑलरेडी मैंने डिस्कस आप लोगों को करा दिए। उम्मीद है वो दोनों सिद्धांत दोस्तों आपको 100% क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये दोस्तों क्या होता है, यहाँ से आपके सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो उन अवस्थाओं को पढ़ने से पहले हम इनके कुछ शब्द देख लेते हैं, क्योंकि ये शब्द भी एग्जामिनेशन में आपके बहुत पूछे जाते हैं, और ये दोस्तों जो शब्द हैं ये इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि इनका मीनिंग निकाल पाना वहाँ पे टफ होता है। इसलिए यहाँ पर हम कुछ शब्द इनके लिए हैं जो कि बहुत टफ होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आते हैं, उनको मैंने यहाँ पर विजुलाइज फिगर की तरीके से यहाँ पर बताया है, तो आपको ये 100% क्लियर होने वाले हैं। चलिए पहला शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है संक्रिया। दोस्तों संक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को बिगाड़कर या तोड़ फोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश ही दोस्तों क्या कहलाती, संक्रिया कहलाती। जब बच्चा छोटा होता है तो अगर आप उसको कोई भी खिलौना देंगे तो वो जल्दी से तोड़ देता है, और फिर उसमें क्या करता है कि उसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, इसलिए वो संक्रिया करने लगता है कि उसको तोड़ करके फिर से उसको सही करने की जो कोशिश होती है वही दोस्तों क्या हो जाती है, यहाँ पर संक्रिया हो जाती है। आपने भी घरों में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई उनको खिलौना ला करके देते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर क्या है, और उसके बाद में उसको बनाते हैं। तो उसी दोस्तों प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्रिया कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कोई भी बालक वस्तु को बिगाड़ करके तोड़ फोड़ करके पहले जैसा करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो वो वहाँ पर संक्रिया कर रहा है। तो आपको याद रखना है। यहाँ दोस्तों मैंने इसलिए फोटो भी लगा दिया, देख सकते हैं आप, ये कप है, ये टूट गई है, अब इसको ये बालक यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यही क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पर संक्रिया कहलाती। उम्मीद है दोस्तों ये शब्द आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा शब्द देख लेते हैं, वस्तु स्थायित्व। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि वस्तु भले ही आंखों से ओझल हो लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर बालक कोई छोटा होता है, अगर उसकी माँ उससे दूर चली जाती हैं तो उसकी माँ तो उसके सामने नहीं है, उसको दिखाई नहीं पड़ रही, आंखों से ओझल हो गई हैं, लेकिन अगर उसको भूख लगती है तो वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है। उसको दोस्तों ये पता होता है,
ये ज्ञान होता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी माँ यहाँ पर के आ करके मुझे दूध पिलाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों वो आँखों से तो ओझल होती हैं उसकी माँ, लेकिन उसको ये ज्ञान जरूर रहता है कि यहाँ पर अगर मैं रोऊंगा तो मेरी माँ आ जाएंगी, इसीलिए उसका अस्तित्व रहता है, मतलब कि उसका ध्यान रहता है। तो यही दोस्तों वस्तु स्थायित्व होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है शब्द कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। दोस्तों जब बच्चों का जन्म होता है तो उनके अंदर कुछ मूल कौशल होते हैं या फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार वो करते, जैसे कि हंसना, रोना और मुस्कुराना। ये दोस्तों वो कहीं से सीखते नहीं हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो रोने लगता है, हंसने लगता है और मुस्कुराता भी है। तो ये इसके जन्मजात व्यवहार होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। दोस्तों यहाँ पर सीटेड में आपके इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता देता हूँ कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार निम्न में से कौन है। तो वहाँ पर आपका होगा हंसना, फिर आ सकता है गाना या फिर चलना, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो हंसना होगा वहाँ पर दोस्तों आपको टिक लगा देना है, क्योंकि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ये तीन होते हैं, हंसना, रोना और मुस्कुराना। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट देख लेते हैं, जीववाद। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका शब्द है जीन पियाजे का। दोस्तों जीववाद क्या होता है कि बच्चों को ये भ्रम होता है कि जो उनके खेल खिलौने होते हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पर उनमें जीवन होता है। अगर वो टूट जाता है या गिर जाता है उनके हाथ से तो वो ये मानते हैं कि इसको भी चोट आई होगी। तभी आपने देखा होगा कि अगर किसी भी बच्चे को खिलौना आप दीजिए, वो 4-5 साल का अगर है, अगर उससे खिलौना टूट जाता है या गिर जाता है तो वो ये ज़रूर कहता है कि पापा ये खिलौना गिर गया था, इसको चोट लग गई है। वो उसको सहलाने लगता है, उसके ऊपर मलहम पट्टी करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वो करते हैं बच्चे। तो जीन पियाजे ने इसी को क्या नाम दिया है, जीववाद दिया है। बच्चों को यह भ्रम हो जाता है कि उनके आसपास की वस्तु व खेल खिलौने जीवित हैं, इसे हम जीववाद कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं परावर्ती क्रिया। दोस्तों परावर्ती क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, वो अंगूठा बहुत दोस्तों चूसते हैं। तो दोस्त क्या अंगूठा चूसना जब वो भूखे होते हैं तब वो अंगूठा चूसते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो दोस्तों भूखे नहीं होते हैं। क्या होते हैं कि वो एक क्रिया को सीख लेते हैं। जब बच्चा एक क्रिया को सीख लेता है तो उसको बार बार दोहराता है और उसी में उसको आनंद आता है। इसीलिए दोस्तों जब बच्चे अंगूठा चूसना सीख जाते हैं तो वो बार बार उसी क्रिया को करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं वो अंगूठा चूसते रहते हैं। देख लेते हैं, बालक जिस क्रिया को सीख जाता है उसी को बार बार दोहराता है और उसी में दोस्तों वो खुश हो जाता है। इसे ही परवर्ती क्रिया या परावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे का अपना अंगूठा चूसना, तो ये सारी क्रियाएं आपको देखा होगा आपने, आपके डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उन्होंने बच्चों के बारे में इतनी ज़्यादा उन्होंने डिस्कवरी की कि अगर अब हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा इस पर रिसर्च किया होगा। तो अब उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब 6 पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों 6 पॉइंट है अविलोम्यता या अपलटावीपन। दोस्तों इरिवर्सिबिलिटी क्या होती कि जब बच्चा किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट से आगे निकल जाता है और अगर आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे आप फिर से जाइए तो वो वहाँ पर नहीं जा पाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अविलोम्यता, या जीन पियाजे इसको अपलटावीपन कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कोई बच्चा जैसे कि यहाँ पर ये खिलौना है और इसके इस हाथ को दोस्तों तोड़ देता है। जैसे कि इस हाथ को ये तोड़ दिया, अब इसके बाद अगर इसको लगाना होता है, छोटा बच्चा यहाँ पर नहीं लगा पाता है। तो दोस्तों जो लगा नहीं पाता है इसी को हम क्या कहते हैं, अपलटावीपन कहते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है 7 नंबर की संरक्षण का अभाव। दोस्तों संरक्षण का अभाव अगर आ जाएगा आपके सीटेड में तो आप कैसे समझेंगे कि मूल या शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन करने पर बालक शुरुआती आकृति को भूल जाता है। इसे संरक्षण का दोस्तों अभाव कहते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बच्चे को आपने का दे दिया तो उसने का को पहचान लिया। अब अगर आपने का में ये वाली पाई दोस्तों मिटा दी, यहाँ पर ये वाली पाई दोस्तों आपने क्या किया है, मिटा दिया। तो अगर आप कहेंगे कि ये क्या बन गया तो वो दोस्तों इस अक्षर को नहीं समझ पाएगा कि ये का की जो है ये पाई मिटी हुई है, ये वाह है। तो इस तरीके से वो दोस्तों संरक्षण
का अभाव होता है उनमें। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बच्चा जो है संरक्षण का अभाव होता है। जो छोटे बालक होते हैं उनमें संरक्षण का अभाव होता है, वो जल्दी से आकृति को भूल जाते हैं। जैसे अगर आप 3+2 उनको देंगे तो वो 5 कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये 5 कहाँ से आया तो वो 3+2 कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि अब 2 कैसे आ सकता है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि 5 से हमें 3 माइनस करने पर 2 मिल जाएगा, तो ये चीज़ वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों उनमें संरक्षण का अभाव होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैंने ये बहुत ही सोच समझ करके सारी चीज़ें इसमें दोस्तों पीडीएफ में बनाई हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 8वां है कि अनुकरण। अनुकरण क्या होता है कि बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर उनकी मम्मी क्या करती हैं, झाड़ू लगा रही हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं, पीछे पीछे झाड़ू लगाने लगते हैं। जैसे यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इसकी मम्मी क्या कर रही है, यहाँ पर फ़ोन पे बात कर रही है, तो बच्चा भी क्या कर रहा है, उनका अनुकरण कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता है। तो जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो वो अनुकरण करने की उनमें सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि अनुकरण में जो बच्चे होते हैं वो बड़ों का अनुकरण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर स्कीमा या स्कीमेटा। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। यहाँ से आपके क्वेश्चंस खूब आते हैं सीटेट में। स्कीमा और स्कीमेटा दोस्तों क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सभी वस्तुओं का भंडारण जो अपने माइंड में करते हैं, उनके लिए छोटे छोटे वो क्या करते हैं, खाने बना लेते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा या स्कीमेटा कहते हैं। यहाँ पर जीन पियाजे क्या कहते हैं, इसको स्कीमा या फिर स्कीमेटा कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर इस बालक ने कंप्यूटर को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कर दिया, फिर सोफे को यहाँ पर अलग खाने में रखा है, बल्ब को अलग रखा है, कार को अलग रखा है, फुटबॉल को अलग। तो दोस्तों वो सभी अलग अलग खाने बना लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा या स्कीमेटा कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। बच्चों की सूचनाओं का भंडारण, छोटे छोटे खंड जिन्हें वह अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित क्रमिक ढंग से रखने के लिए बनाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा या फिर स्कीमेटा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अनुकूलन क्या होता है। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन में क्या होता है, 2 पॉइंट आते हैं। यहाँ पर बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इसी पॉइंट से गलत होते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि समावेशन क्या है या और समायोजन क्या है। वहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा है वो कुत्ते को देखता है कि उसमें 4 पैर होते हैं, फिर उसने बिल्ली को देखा और उसमें भी 4 पैर हैं, तो उसमें विरोधाभास हो जाता है। तो कौन सा इसमें जीन पियाजे के हिसाब से करेक्ट है, समावेशन समायोजन, दोनों ये ऑप्शन दिए होते हैं और आप लोगों के वहाँ पर गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर हम पूरा क्लियर करने वाले हैं कि कैसे समायोजन होता है और कैसे समावेशन होता है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट है समावेशन। सूचनाओं को अपने हिसाब से रखना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अब समावेशन देख लेते हैं क्या होता है। समावेशन को एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में, और पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। जैसे कुत्ते के 4 पैर होते, अगर उसने कुत्ते को पहले से देख रखा होगा और अब वो देख रहा है कि उसमें 4 पैर होते हैं कुत्ते में, तो उसने क्या किया, कुत्ते में एक और जानकारी जोड़ ली कि उसके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है बच्चे ने, तो समावेशन किया है। लेकिन समायोजन क्या होता है, इसको इंग्लिश में अकोमोडेशन कहते हैं। कि नई जानकारी, यहाँ पर दोस्तों नई होगा, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर या जानकारी में विरोध उत्पन्न होने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समायोजन कहलाता है। जैसे अगर उसने जान लिए थे, बालक ने जान लिए थे कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, लेकिन बाद में उसने क्या देखा कि बिल्ली को भी देखा और उसको भी देख करके वो देख रहा है कि उसके भी 4 पैर हैं। तो उसकी जानकारी में क्या हो गया, विरोध उत्पन्न हो गया, अपोजिशन आ गया। तो इस तरीके से जब उसने उसको करेक्ट किया, अब उसने कैसे करेक्ट किया कि आवाज के आधार पर उसमें अंतर करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो उसको इसने क्या किया कि समायोजन कर लिया कि जितने भी जानवर होते हैं
कि कुछ जानवर, मतलब कि उसने ये समझ लिया कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, और उसने आवाज के आधार पर उन दोनों को अलग करके देख रख लिया अपने माइंड में। तो उसने क्या किया यहाँ पर, तो उसने क्या किया है, समायोजन किया है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर समावेशन और समायोजन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ये बिल्कुल दोस्तों 100 नहीं, अब 1000% हमसे लिखवा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में। चलिए देख लेते हैं कि इनकी अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की कितनी होती। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं यहाँ पर दी हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं कि संवेदी पेशी अवस्था है, जिसको इन्होंने इंद्रियगामक अवस्था भी कहा है, जो कि जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था, क्योंकि बालक इसमें अपनी इंद्रियों से, मतलब कि आँखों से दोस्तों, यहाँ पर कान, आँख, नाक, इससे दोस्तों वो सीखता है। तो इसलिए इंद्रियगामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था दोस्तों जीन पियाजे इसको मानते हैं। अब दोस्तों जब बालक 2 से 7 वर्ष का हो जाता है तो कौन सी अवस्था आ जाती, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर दोस्तों ये 2 से 7 साल होती है। तो 2 से 7 साल में क्या होता है, बच्चों में जिज्ञासा सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, कार्य और कारण के बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि कार्य कारण कब आता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। अब तीसरा है दोस्तों मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कब आ जाती है बालक में, तो 7 से 11 साल में आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर मूर्त का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा 7 साल से, मतलब कि स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या करता है कि सभी चीज़ें देख करके, मतलब मूर्त चीज़ें, मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई पड़े वस्तुएं, जो दिखाई पड़े चीज़ें, तो उनसे देख करके वो सीख पाता है। जैसे कि अगर वो वर्णमाला स्कूल में सीख रहा है तो वो क्या सीखता है, छोटा से अनार सीखता है, छोटा से अनार वो सीख लेता है। तो अनार का दोस्तों वहाँ पर फोटो होता है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, यहाँ पर सीख जाता है। वो डायरेक्ट छोटा आ नहीं सीखता, वो छोटा से अनार, मतलब कि जो मूर्त वस्तुएं हैं। इसीलिए दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो वर्णमाला जो होती है उसमें बहुत सारे चित्र कलरफुल बने होते हैं, तो वो चित्रों से, मतलब मूर्त चीज़ों से देख करके सीखते हैं। तो इसलिए मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक चलती है। फिर दोस्तों लास्ट जो है ये अवस्था, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बालक में अमूर्त विचार आने लगते हैं, वो सोचने लगता है कि दोस्तों वहाँ पर जो अमूर्त चीज़ें होती हैं जो वो देख नहीं पाता है, उनके बारे में भी सोचने लगता, तो 11 साल के आगे वो सोच पाता है। तो ये दोस्तों 4 अवस्थाएं यहाँ पर जीन पियाजे की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि प्रमुख बिंदु इनके कुछ हैं, ये भी दोस्तों आपके सीटेट में पूछे जाते हैं और यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्या है। पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी दोस्तों यह जो है सिद्धांत उनकी किस पुस्तक से लिया गया, तो मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। आपको याद रखना मोरल का मतलब होता है नैतिक और जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड मतलब कि ये जीन पियाजे की बुक है, इसलिए नैतिक विकास का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड से लिया गया है। अब सेकंड है कि दोस्तों ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये मुख्यतः किस पर आधारित था, तो कंचा खेलने वाले कुछ बालकों से प्रेरित था। तो जीन पियाजे ने क्या किया था कि कंचा खेलने वाले कुछ बालक थे, उसी को आधार मान करके यहाँ पर ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अब पॉइंट है ये देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के, मतलब कि नैतिक जो विकास का सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन के लिए पियाजे ने अवलोकन और जांच पड़ताल विधि का यहाँ पर प्रयोग किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अब आपको ये जीन पियाजे के से जितने भी सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर अब आप यहाँ पर जीन पियाजे से क्वेश्चंस करेंगे, उसका आंसर करेंगे, तो आपके अब आंसर 100% करेक्ट होते चले जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक